हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आपको पीएससी पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड पढ़ा रही हूँ, जिसके अंतर्गत हम यूनिट फोर्थ कर रहे हैं, जिसमें जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है अल्ट्रासोनिक्स। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने अल्ट्रासोनिक्स क्या होती हैं और उनके बनाने की जो तरीके हैं, उनके लिए उनके जो जनरेटर्स हैं उनको ब्रीफली डिस्कस किया था, जिसमें हमने उनकी टेक्निक देखी थी, जो हम जिस आधार पर हम अल्ट्रासोनिक जनरेट कर सकते हैं। उसमें से हमने एक जो ट्रांसड्यूसर देखा था वो था मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर, जिसको हमने गाल्टन्स व्हिसल के द्वारा समझा था और उससे अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करने की पूरी तकनीक हमने सीख ली थी। इसके अलावा हमने दो इफ़ेक्ट्स और पढ़े थे, जिसमें पहला इफेक्ट है हमारा दाब विद्युत प्रभाव। दाब विद्युत प्रभाव को काम में लेते हुए भी हम अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने दूसरा प्रभाव पढ़ा था चुंबकीय विरूपण प्रभाव, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट। इससे भी हम अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट कर सकते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि दाब विद्युत प्रभाव विधि से अल्ट्रासोनिक्स कैसे जनरेट कर सकते हैं हम, और मैग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड से हम अल्ट्रासोनिक वेव्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो जो इंस्ट्रूमेंट हम इनको इस विधि से यूज़ करने के लिए अल्ट्रासोनिक को प्रोड्यूस करने के लिए हम काम में लेते हैं, उनको हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक जनरेटर, अल्ट्रासोनिक जनित्र, पराश्रव्य जनित्र। ठीक है, तो उसमें हम पहली जो विधि हम पढ़ेंगे वो है हमारी दाब विद्युत प्रभाव विधि। तो इसके लिए हम पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो ये जो फिगर है, इसके अंदर पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिस्टल की सहायता से क्रिस्टल को क्या कराया जाता है, वाइब्रेट कराया जाता है, कंपित कराया जाता है और अल्ट्रासोनिक वेव्स आपकी जनरेट होती हैं। तो उसका जो पूरा सर्किट है किस तरीके से किया जाता है वो इस फिगर में शो किया हुआ है। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एल और सी का एक आपको फीडबैक सर्किट दिख रहा है। ठीक है, ये एरो की जो है वो सी, ये रेजोनेंट सर्किट टैंक सर्किट कहलाता है और सी इसमें वेरिएबल हो सकता है। इसके साथ में एक हाई टेंशन बैटरी कनेक्टेड है, साथ ही साथ एक मिली एम्पियर कनेक्टेड है, अमीटर कनेक्टेड है। इसके आगे आप देख रहे हैं इस डायग्राम में आपको एक फिगर दिखाई दे रहा है। इस फिगर से शायद आप थोड़ा कम फैमिलियर होंगे। ये वास्तव में है ट्रायोड। ट्रायोड जो है वो हमारे ट्रांजिस्टर के जैसा ही होता है। ट्रांजिस्टर में हमारे बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इमिटर, बेस, कलेक्टर। ऐसे ही ट्रायोड जो होता है वो हमारा एक्चुअल में ट्रांजिस्टर जो है वो एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, लेकिन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का पता लगने से पहले, डेवलपमेंट से पहले, जो डायोड्स और इनका कंस्ट्रक्शन हो चुका था और इनका जो एम्प्लीफिकेशन और इसकी प्रोसेसेस स्टार्ट हो गई थी। तो उस वक्त जो डिवाइस यूज़ में लिए जाते थे उनके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स, जैसे हम डायोड की बात करें वो उसमें हम 2 इलेक्ट्रोड्स काम में लेते थे और एक इलेक्ट्रोड का नाम देते थे कैथोड और दूसरे का नाम एनोड। तो कैथोड और एनोड और उनके जिस चैम्बर के अंदर उनको एनक्लोज किया जाता था उसके अंदर कोई गैस भरी जाती थी, तो वो गैस फिल्ड डायोड्स कहलाते थे। ठीक उसी प्रकार से डायोड से बेटर फंक्शनिंग करने के लिए हम एक बीच में एक ग्रिड लगा देते थे, बिल्कुल जैसे अपनी आटा छानने की चलनी होती है उस तरीके की एक ग्रिड लगा देते थे। और ग्रिड की जो फंक्शनिंग होती थी उसके कारण, क्योंकि 3 कंपोनेंट्स हो गए, एक कैथोड, एक ग्रिड और एक एनोड, तो उसकी जो फंक्शनिंग है वो बिल्कुल वैसी ही दिखाई देता था। वो एम्प्लीफिकेशन का काम करता था, प्रवर्धन का काम करता था।
तो उनके अंदर क्योंकि 3 कंपोनेंट्स होते थे, हम उसको ट्रायोड कहते थे। ऐसे ही अगर 2 ग्रिड यूज़ करते थे तो उसके अंदर टेट्रोड हो जाता था, और ऐसे ही 3 ग्रिड यूज़ करते तो 5 कंपोनेंट हो जाने के कारण पेंटोड्स काम में लिए जाते थे। और इस तरीके से हमारी डायोड सीरीज चलती थी, डायोड, ट्रायोड, टेट्रोड, पेंटोड, हेक्सोड, इस तरीके से हमारे अलग अलग थे डायोड्स। गैस फिल्ड डायोड्स थे, वैक्यूम डायोड्स थे, जो कि एक कांच के चेम्बर में एनक्लोज्ड हुआ करते थे, और इनकी फंक्शनिंग अलग अलग जगहों पर इनको यूज़ में लिया जाता था। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के आने के बाद वो जो डायोड्स हैं, उन डायोड्स में प्रॉब्लम ये थी, एक तो वो बल्की होते थे, काफ़ी बड़े होते थे, कांच के अंदर एनक्लोज्ड होते थे, तो उनको हैंडल करना भी आसान नहीं होता था। अच्छा, कैथोड को प्रॉपर वे से फंक्शनिंग करने के लिए अलग से एसी देनी पड़ती थी, एसी करंट देना, एसी वोल्टेज देना पड़ता था, जिससे कि वो हीट अप हो और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी उसकी, जिस कारण से धीरे धीरे सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी जब आई, तो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी एक तो छोटे साइज़ की थी, इजी टू हैंडल था, उसके अंदर एसी वगैरह को हम यूज़ में नहीं लेते थे, एसी वोल्टेज को, इसलिए वो कई प्रकार से अच्छी टेक्नोलॉजी थी, और धीरे धीरे उसने इसको टेक ओवर कर लिया। तो जो डायोड्स वहाँ पर थे, डायोड का नाम तो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में भी डायोड ही रखा गया। ट्रायोड जो फंक्शनिंग करता था उसी के पैरेलल ट्रांजिस्टर हुआ, तो उसकी काफ़ी कुछ फंक्शनिंग वैसी ही है जैसे हम ट्रायोड यूज़ करते हैं। तो यहाँ मेरा ये सारी चीज़ें बताने का मकसद इसलिए था क्योंकि ये जो ट्रायोड है, इस ट्रायोड का फंक्शनिंग आप कैसे देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही देखेंगे जैसे आपने ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, तो उसी के जैसे इसकी फंक्शनिंग है। अब देखिए इस डायग्राम में ये जो चीज़ है, इसको हम कुछ, ये मैंने पूरी लंबी लाइन कर दी, बाकी ये एक छोटा, मतलब इससे ट्यूब से कनेक्टेड नहीं होता। ये जो दिखाई दे रहा है आपको इस तरीके से, जिस पे मैंने के लिखा है, ये हमारा कैथोड है। ऊपर सामने की तरफ एनोड है। कैथोड हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, एनोड हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं और एनोड की तरफ भागते हैं। रास्ते में एक सीव रखी हुई है, जाली रखी हुई है, इसको हम ग्रिड कहते हैं। तो ये तीनों मिलकर कैथोड, ग्रिड और एनोड, ये ट्रायोड बनाता है। अब कैथोड प्रॉपर फंक्शनिंग करे, इसके लिए इसको गर्म करना ज़रूरी है, तो इसमें यहाँ पर एक एडिशनल बैटरी लगाई जाती है, हीटर एलिमेंट लगाया जाता है जो इसको गर्म करता है। अब इस सर्किट के अंदर अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे एक क्रिस्टल लगा हुआ है जो कि 2 प्लेट्स के बीच में रखा हुआ है, और ये प्लेट्स हमारे इस सर्किट से कनेक्टेड है। साथ ही साथ यहाँ हाई टेंशन बैटरी के पैरेलल में भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है C1। इसका क्या काम है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो क्रिस्टल है उसको लंबाई mm' की में यहाँ पर लगा रखा है। तो अब हम इसके अंदर इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो क्रिस्टल Q जो है उस पर जो प्रत्यावर्ती विभव, ये क्या होता है, ये जो पूरा सेटअप है ये हमारा क्या करता है, इन प्लेट्स के ऊपर एक AC वोल्टेज डेवलप करता है। और ये AC वोल्टेज कैसे डेवलप होता है, ट्रायोड और LC सर्किट की मदद से यहाँ पर आपको AC यानी साइन वेव मिलना शुरू हो जाती है। AC वोल्टेज, वेरिंग AC वोल्टेज आपको मिलता है। तो क्रिस्टल Q के 2 धातुओं को प्लेट के मध्य रखकर एक प्लेट को ट्रायोड वाल्व के एनोड और दूसरे को तंतु F के बीच LC परिपथ तथा उच्च विभव की बैटरी से संबंधित करते हैं। तो यानी हम किससे उसको करते हैं, प्लेट का एक सिरा तो एनोड से कनेक्ट कर दिया और दूसरा थ्रू रेजिस्टेंस हमने क्या करा, इससे कैथोड से कनेक्ट किया, उसके फिलामेंट से कनेक्ट किया, और एक कैपेसिटर C1 से कनेक्ट करते हुए हमने हाई टेंशन बैटरी से उसको कनेक्ट कर दिया।
यहाँ पे जो C1 कैपेसिटर है उसका काम सिर्फ इतना ही है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स जो प्रोड्यूस होते हैं ये LC के अंदर जो हाई फ्रीक्वेंसी करंट प्रोड्यूस होंगे, ये कैपेसिटर क्या करता है, उन AC सिग्नल्स को बैटरी में जाने से रोकता है। नहीं तो अगर बैटरी में जाएंगे तो ये बैटरी के ख़राब होने की संभावना रहती है। तो बेसिकली C1 का काम है जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस है उनको हाई टेंशन बैटरी में जाने से रोकना। अब LC को हम क्या करते हैं इस प्रकार से कि मैंने देखो यहाँ पर C को वेरिएबल बनाया है, LC को हम इस तरीके से एडजस्ट करते हैं जिससे कि इसके अंदर जो देखो इसमें L और C के अंदर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होते हैं। ये अगर आपको ध्यान में नहीं हो तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस टैंक सर्किट के अंदर हाई टेंशन बैटरी से करंट भेजते हैं। तो करंट भेजने के कारण क्या होता है, L तो DC को ब्लॉक करता है, लेकिन C के अंदर क्या होता है, L की बजाय C के अंदर क्या होगा, ब्लॉक नहीं करता है L को, L DC को ब्लॉक नहीं करता, लेकिन C जो है वो ब्लॉक करता है। तो C जब L को इसको DC को ब्लॉक करता है तो क्या होता है, धीरे धीरे इसकी दोनों प्लेट्स पर जो पोटेंशियल है वो राइज होने लगता है। ये एक प्रकार से टैंक की तरीके से काम करता है। जैसे ही आपने एक पाइप लगाया तो इस टंकी में पानी भरना शुरू हो जाता है और तब तक भरता रहेगा जब तक इसकी टंकी की लिमिट न आ जाए। तो कैपेसिटर भी कुछ ऐसे ही बिहेव करता है। इसके अंदर जो हाई टेंशन से जो एनर्जी आ रही होती है उसको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में अपने अंदर स्टोर कर लेता है। उसके बाद आपने क्या करा, एक बार हाई टेंशन बैटरी का कनेक्शन ख़त्म कर दिया। अगर मान लो ख़त्म कर दिया तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसके पास है लेकिन कोई भी हाई एनर्जी स्टेट में रहना नहीं चाहता। इस कारण से क्या होता है, ये तुरंत डिस्चार्ज होना शुरू होता है थ्रू L। तो L के अंदर डिस्चार्ज जब ये होना शुरू होता है तो इसमें जो एनर्जी है वो मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती चली जाती है और ये कुछ टाइम बाद कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन जब ये इसके पास मैग्नेटिक एनर्जी आ जाती है तो मैग्नेटिक एनर्जी के कारण ये भी हाई एनर्जी स्टेट से वापस डिस्चार्ज होता है। तो ये भी अपनी मैग्नेटिक एनर्जी वापस इसको ट्रांसफ़र करता है। तो इसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी देन कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब चुंबकीय ऊर्जा जो है अब विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, लेकिन अब विपरीत साइन के साथ। मतलब यहाँ से कन्वर्ट होगी तो अब पहले पॉजिटिव ये प्लेट थी, ये नेगेटिव थी, तो अब ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी। कुछ इस तरीके से इसमें स्टोरेज होता है और ये प्रोसेस हमारी चलती रहती है। लेकिन जब ये प्रोसेस चलती है तो कुछ एनर्जी हमारी हीट के फॉर्म में भी डिसिपेट होती है बाह्य वातावरण में। तो इसमें लगातार एनर्जी लॉसेस भी होते हैं। तो अगर हाई टेंशन बैटरी को इस तरीके से एडजस्ट कर दिया जाए कि हर बार वो जो लॉसेस है वो इसको प्रोवाइड करा दे, तो ये इनफाइनाइट समय तक, जब तक बैटरी आपको प्रोवाइड कर रही है तब तक ये एनर्जी इधर से इधर ऑसिलेट होगी, इधर से इधर होगी। और इन टर्न अगर हम आउटपुट में देखें तो आपको ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। अब ये जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होते हैं, ये दोलन जो उत्पन्न होते हैं, ये दोलन जो है एक निश्चित आवृत्ति के होते हैं और वो जो आवृत्ति है वो L और C पर निर्भर करती है। हम क्या कर सकते हैं, L और C का मान बदल बदल के उसकी आवृत्ति बदल सकते हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम L और C के आवृत्ति को Q की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसके साथ अगर मैच कर लें तो अनुनाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, पहले LC ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करते हैं और फिर C को बदलकर Q के अंदर Q के जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, प्राकृतिक आवृत्ति है, उसके बराबर कर देते हैं, जिससे कि अनुनादी कंपन होना शुरू हो जाते हैं। जब LC परिपथ में विद्युत दोलन होने लगते हैं तो Q के फलकों के मध्य प्रत्यावर्ती विभवांतर उत्पन्न होता है। तो अब बार बार क्या होगा, उसकी जो दोनों प्लेट्स हैं इस पर एक बार ये प्लेट प्लस होगी, ये माइनस होगी, ये माइनस होगी, ये प्लस होगी, बार बार प्रत्यावर्ती दोलन होना शुरू हो जाते हैं। तो इस कारण से क्या होता है, बार बार इसके ऊपर जो क्रिस्टल के दोनों एजेस हैं उस पर से हमारा
जो पोटेंशियल है वो हमारा वेरी करता है। अब हमने इसके अंदर पढ़ा था पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि अगर वो पोटेंशियल वेरी करता है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसके अंदर क्या होगा, उसमें मैकेनिकल ऑसिलेशन, एक्सपेंशन और कंप्रेशन शुरू हो जाता है। तो उसके अंदर क्या होगा, फलक जो है, जो क्यू है, उसमें अनुनादी कंपन शुरू हो जाते हैं। और ये अनुनादी कंपन क्या होते हैं, एक स्थिति में पर्टिकुलर एल और सी के कॉम्बिनेशन से हम एक सूटेबल और ये प्रत्यावर्ती विभव उत्पन्न करते हैं, ऑसिलेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करते हैं। और जब रेजोनेंस की स्टेट आती है तो इस क्रिस्टल में से हमारे जो ऑसिलेशंस है, क्रिस्टल के ऑसिलेशंस के कारण आपको अल्ट्रासोनिक वेव्स मिलना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक तरीका है हमारा अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करने का यूजिंग पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सिंपल सा मेथड है। अब हम दूसरा मेथड करेंगे जो कि हमारा है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड। तो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड के अंदर हमने पहले भी ब्रीफली डिस्कस किया था इस मेथड को। इसमें क्या होता है, एक निकल की छड़ी होती है जिस पर एक कुंडली लपेटी हुई होती है, और इस कुंडली के एक में बैटरी द्वारा दिष्ट धारा प्रवाहित कर निकल की छड़ को चुंबकित कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कॉइल है उसके अंदर एक बैटरी से डीसी फ्लो करते हैं, और क्योंकि उसके चारों तरफ वेरिएबल फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो उस कारण से क्या होता है, वो निकल जो है, निकल की जो रॉड है वो मैग्नेटाइज हो जाती है। इसके अलावा छड़ पर दो अन्य कॉइल्स भी होती हैं, जिनका नाम हम L1 और L2 कहते हैं। L1 को तो क्या करते हैं हम इसके अंदर, L1 को हम एक सीस के ट्रायोड वॉल्व की प्लेट से, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर हमने कर रखा है, ट्रायोड वॉल्व की एनोड से जोड़ देते हैं, और L2 को ग्रिड से जोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें एडिशनल वो कर देते हैं। तो संधारित्र C की धारिता का समंजन एडजस्टमेंट इस प्रकार से करते हैं कि L1C परिपथ आवृत्ति छड़ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाए। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट रहता है, बस इसमें कॉइल्स ज़्यादा यूज में लेते हैं। इसमें भी ट्रायोड वॉल्व है, इधर L और C का कॉम्बिनेशन जोड़ा हुआ होता है, और दोबारा एनोड के साथ भी, ग्रिड के साथ भी एक L और C का कॉम्बिनेशन जोड़ा हुआ होता है। और कोशिश ये की जाती है कि जो L1C का जो कॉम्बिनेशन है उसकी जो ऑसिलेशंस हैं वो हमारे जो निकल रॉड है उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसके बराबर हो जाए, और वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होना शुरू हो जाए। जब L1C में विद्युत दोलन होते हैं तो छड़ के चुंबकन में उसी आवृत्ति से परिवर्तन होने लगते हैं। अब क्योंकि वो वाइब्रेट करती है तो वाइब्रेशंस के कारण क्या होता है, बार बार उसमें मैग्नेटाइजेशन में चेंज आता है, मैग्नेटाइजेशन में चेंज आता है, और वो उसके वाइब्रेशंस कंटिन्यूसली होते रहते हैं। होने के कारण क्या होगा, आपके अल्टीमेटली वाइब्रेशन से अल्ट्रासोनिक, जब रेजोनेंस की स्टेट आती है तो अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस होने लगता है। इसमें क्या होगा, छड़ के चुंबकन में उसी आवृत्ति से परिवर्तन होने लगते हैं और अनुदैर्ध्य कंपन होने लगते हैं, तथा छड़ की लंबाई में परिवर्तन होता है। यही मैग्नेटोस्ट्रिक्शन में था कि उसके, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन हो तो उसके क्या होगा, उसकी जो लेंथ है, या मैग्नेटाइजिंग फील्ड में अगर चेंज हो तो उसकी जो लेंथ है वो कम ज़्यादा होने लगती है। तो छड़ की लंबाई में परिवर्तन होने के कारण L1 में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, जिससे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इससे L1C परिपथ का एनोड परिपथ में प्रवाहित होने वाली प्रत्यावर्ती धाराएं प्रवर्धित हो जाती हैं। ये छड़ के कंपन को बनाए रखती हैं, और इन कंपन की आवृत्ति पराश्रव्य परास में होती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम कोशिश ये करते हैं कि जो टैंक सर्किट है, L1C का जो सर्किट है, उसको निकल रॉड के जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसके साथ कोरिलेट करें, उसके अनुनाद की स्थिति उत्पन्न कर दे, उसके स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर लिए हैं। उससे क्या होता है
कि उससे उसके अंदर तेजी से कंपन उत्पन्न होते हैं। तेजी से कंपन होने के कारण उसकी लंबाई में परिवर्तन होने लगता है और इस कारण से उससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड है वो भी लगातार चेंज होता है, जो फीडबैक हो जाता है हमारा वापस ट्रायोड को, और ट्रायोड के अंदर क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन शुरू हो जाता है। तो इस कारण से आपको वो जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होते होते अल्ट्रासोनिक रेंज के अंदर आपको मिलना शुरू हो जाती है। तो ये एक तरीका है हमारा। दूसरा तरीका था अल्ट्रासोनिक वेव्स को निकालने का। तो हमने कुल मिलाकर 3 तरीके पढ़े। एक तो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन ट्रांसड्यूसर, एक पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, और तीसरा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर। तो ये हमने तीनों अल्ट्रासोनिक वेव्स को कैसे उत्पन्न करें वो तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इनको उत्पन्न करने का कर तो लिया, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये बन गई। तो इसका हमें डिटेक्शन, क्योंकि हमें तो सुनाई नहीं देती, तो इनका डिटेक्शन करना पड़ेगा। तो हम डिटेक्शन की विधियां देखेंगे। तो अगले लेक्चर में हम डिटेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स पढ़ना चाहेंगे। तो डिटेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स के अंदर हम 2-3 विधियों को पढ़ेंगे, जैसे कुंड्स नली मेथड है, एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल मेथड है, ठीक है, और फिर हम उसके एप्लीकेशंस करेंगे। तो हम इसके अंदर आज चलो डिटेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स आज ही कर लेते हैं, छोटा सा ही टॉपिक है। इसमें 2 ही मेथड्स हैं हमारे। एक तो कुंड्स ट्यूब, वैसे देखो कई तरीके होते हैं, लेकिन आपको एक जनरल ओवरव्यू दिया जा रहा है इसमें, तो उससे आइडिया लग जाता है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स को कैसे डिटेक्ट किया जाता है। तो कुंड्स ट्यूब मेथड जो है ये विधि निम्न आवृत्ति वाली तरंगों के लिए। देखिए ये एक चीज इंपॉर्टेंट है जो कि क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि ये वाला जो मेथड है ये किन अल्ट्रासोनिक्स वेव्स के लिए यूज में लिया जा सकता है। इसमें क्या होता है, एक नली, कांच से बनी हुई लंबी क्षैतिज नली होती है जिसमें हवा भरी रहती है। नली के पृष्ठ भाग पर लाइकोपोडियम पाउडर भरा होता है, ठीक है, तो इसके सरफेस पे है ना। अब क्या होता है, डिटेक्शन करने के लिए जिन वेव्स को इनके ऊपर से गुजारा जाता है, तो गुजारने के लिए क्या होता है, इसके जैसे ही अल्ट्रासोनिक वेव्स वहाँ से आती है, हमें पता है अगर कोई तेज साउंड आती है तो जो भी पाउडर्ड मटेरियल है वो हमारा एकदम से वहाँ से बिखरता है, जैसे हमने इसमें क्लैडेनी फिगर्स में भी देखा था। तो इसमें नली के पृष्ठ भाग का पाउडर नोड्स पर एकत्र हो जाता है और एंटी नोड से उड़ जाता है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही वेव्स आती हैं तो इसके अंदर जो नोड्स वाले जो रीजन है वहाँ पे तो हमारा पाउडर इकट्ठा रह जाता है, और एंटी नोड्स पर से क्योंकि वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, सारा पाउडर उड़ जाता है। उसके बाद जब हमारे पास जो फिगर्स बनते हैं उसमें 2 नोड्स, मतलब 2 नोड्स की जो जगह है, हमें मालूम है 2 नोड्स के बीच में जो दूरी होती है वो λ/2 होती है। तो हम इस तरीके से d बराबर λn, हमने कोई अल्ट्रासोनिक वेव की वेवलेंथ मान ली, अपॉन 2 लिख सकते हैं, और λn बराबर 2d निकाल सकते हैं, जो कि λn क्या हो गए, अल्ट्रासोनिक वेव्स की वेवलेंथ है, उसकी तरंगदैर्ध्य है। तो इस विधि से निम्न आवृत्ति के पराश्रव्य का संसूचन संभव है। लेकिन इस हाई फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इतनी तेज होती है कि वो नोड्स वगैरह रीजन फॉर्म ही नहीं होने देती, वो सारे ही पाउडर को एकदम से बिखेर देती है। तो ये मेथड्स लो फ्रीक्वेंसी रेंज में तो कारगर है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में इसको यूज में नहीं लिया जा सकता, या हम ये कह सकते हैं ये एक प्रकार का लेबोरेटरी जनरल मेथड है, जो कि हम लैब्स वगैरह में और जनरलाइजेशन में, मतलब बहुत प्रिसाइज वैल्यू नहीं निकालनी है, तब हम इसको काम में ले सकते हैं। इससे दूसरा मेथड अब हम डिस्कस कर लेते हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल मेथड। ये हमारा जो है वो दाब विद्युत प्रभाव, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमने अभी पढ़ा था उस पर आधारित है। तो इस विधि में उचित आकार एवं विस्तार का एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल लिया जाता है। पराश्रव्य तरंगे जिनका डिटेक्शन करना है हमें, उसको क्या करते हैं, हम क्रिस्टल के एक फेस पर उनको घेरते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल के विपरीत फलक पर
उत्पन्न आवेश का प्रवर्धन कर उपयुक्त परिपथ द्वारा इसका संसूचन करते हैं। हम इसके अंदर पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डायरेक्ट इफेक्ट ये करते हैं। जो हमने प्रोडक्शन में किया था वहाँ रिवर्स इफेक्ट किया था। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने पढ़ा था 2 प्रकार के प्रभाव होते हैं। एक बार तो ये होता है कि अगर हम उसके फलकों को के ऊपर कोई मतलब दबाव मैकेनिकल प्रेशर बनाए तो उसके बाकी 2 फलकों के बीच में आपको विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस्ड होता, आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, ये तो है फॉरवर्ड इफेक्ट। और रिवर्स इफेक्ट में क्या है कि अगर हम उसके 2 फलकों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए तो उसके बाकी 2 फलक जो है वो वाइब्रेट करने लगते हैं। तो हमने अल्ट्रासोनिक के प्रोडक्शन में तो रिवर्स प्रभाव पढ़ा था, यहाँ हम डिटेक्शन में डायरेक्ट प्रभाव पढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, किसी एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल के ऊपर अल्ट्रासोनिक वेव को डालते हैं जिसके कारण उसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे। उन वाइब्रेशन के फलस्वरूप उसके बाकी 2 फलकों के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। हालांकि इस विभवांतर का मान बहुत कम होता है, तो हम एक सर्किट जोड़ते हैं जो इस जो विभवांतर है उसको एम्पलीफाई करता है और उससे हम जो आपके अल्ट्रासोनिक वेव्स जो उस पर गिर रही हैं उसकी तरंग दैर्ध्य और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा एक डिटेक्शन की बेटर टेक्निक है। तो इस प्रकार से आज हमने एक तो उसको अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करने की 2 विधियां पढ़ी और 2 विधियां हमने उनको डिटेक्ट करने की पढ़ी। अब अगले लेक्चर में हम उनकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। धन्यवाद।